हेलो, वेलकम टू आवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री के बारे में देखा था, उसकी परिभाषा को देखी थी, उससे संबंधित सारे स्रोतों को जाना था, जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। दोस्तों आज हम इतिहास की टाइमलाइन को देखेंगे, जिसमें हम इतिहास की प्राचीन टाइमलाइन को देखेंगे, जिसमें इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ और उसके बाद कोई सी सभ्यता आगे भी जो कंटिन्यू चली उसमें क्या हुआ, तो हम इसे जानेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम। दोस्तों हमने आपकी सुविधा की दृष्टि से पहले ही बोर्ड में टाइमलाइन को लिख दिया है, ताकि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बाँटा है, जिससे हम अपने भारतीय इतिहास को हम अच्छे से समझ सकें, उसे जान सकें। दोस्तों वह 3 भाग कौन से हैं? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बाँटा है। पहला है प्राचीन इतिहास, फिर है मध्यकालीन इतिहास और फिर है आधुनिक इतिहास, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों इसमें हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, हमने उसी की टाइमलाइन को लिखा है दोस्तों। फिर हम जब मध्यकालीन पढ़ेंगे तो उसकी टाइमलाइन को समझेंगे और फिर हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें हमें इतिहास के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। दोस्तों वहीं आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां हमें इतिहास के लिखित साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इसी के अंतर्गत आती है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? कौन से? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल? तो याद रखिएगा यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। फिर आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण मतलब पाषाण का अर्थ है दोस्तों पत्थर। हमारे पूर्वजों द्वारा पत्थरों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है, बस उसी का अध्ययन और कुछ उसके इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिर आगे चलते हम। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ ही फैक्टर रहेंगे, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कम से कम 3 से 4 बार इसे लिख लेना है, ताकि हम इतिहास की टाइम लाइन को समझ सके। दोस्तों टाइम लाइन से हमें यह समझ में आ जाएगा कि इतिहास में कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना घटी है। तो दोस्तों हमें इसे ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर आगे चलते हैं हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों अब आपको ईसा पूर्व और ईसा में दिक्कत आएगी, जिसका हम कॉन्सेप्ट आगे क्लियर कर देंगे। आगे चलते दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वेद से जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। वहीं उत्तर वैदिक काल का काल रहता है दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो हमें आगे महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से हमें देखने को मिल जाता है, या फिर 6वीं शताब्दी से। तो दोस्तों हम महाजनपद काल में हमें 16 महाजनपद पढ़नी होती है, जिसमें हमें राजा का काल देखने को मिल जाता है। अर्थात हमें पूरे भारत को मुख्यतः 16 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसे हमें अलग अलग राजाओं के साम्राज्य को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। इसी में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे राजा का काल आ जाता है, तो उनके द्वारा कुछ धर्म अपनाया गया होगा, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया होगा। तो दोस्तों हमें कुछ विशेष धर्मों को भी पढ़ना होता है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका हम विशेष अध्ययन करेंगे। बाकी शिव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, इनका हम सामान्य अध्ययन करेंगे दोस्तों। वहीं आगे चले। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में देखें तो दोस्तों 4 वंश देखने को मिलते हैं, जिसमें हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये 4 वंश रहते हैं। दोस्तों हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन हम यही देखते हैं नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में ही हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आक्रमण ईरानी यानी कि हक्कामनी वंश द्वारा किया जाता है दोस्तों।
तो हम यहाँ हक्कामनी या ईरानी वंश का अध्ययन करेंगे। वहीं आगे चल के देखते हैं तो यूनानी वंश का, जिसमें हमें सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है दोस्तों। भारत में सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया गया था दोस्तों, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर हमारा मौर्य वंश आता है, फिर हम मौर्य वंश जिसका काल 322 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व तक रहता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद छोटे-छोटे वंशों में बढ़ जाता है, जिसमें हम मुख्यतः 4 वंश देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य वंश के बाद कुछ विदेशी शासक भी भारत में आकर रहने लग जाते हैं, और तो उनका भी हमें कुछ विशेष अध्ययन करना होता है। जिसमें हम देशी शासक की बात करें तो शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश का अध्ययन करना होगा दोस्तों। तो इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहले अक्षर ले लो, शुक, सोचा, तो हमें सुख सोचा से 4 वंश डायरेक्टली याद हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें से सीक्वेंस से भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया है। फिर आगे देखें तो विदेशी शासकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक, जिसे हिंदू यूनानी भी बोलते हैं, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे हिंदू यूनानी को शक हुआ कि पार्थियन कहाँ गए, तो इस टाइप से इसका भी सीक्वेंस को हम याद कर सकते हैं। तो क्या देखा दोस्तों, हमने देखा प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, उद्योतासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वहीं पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। वहीं फिर इसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता, जिसे 2 भागों में बांटा है, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम 16 जनपद को अध्ययन करेंगे। 16 जनपदों के बाद कुछ धर्मों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है मगध साम्राज्य, जिसमें 4 साम्राज्य रहते हैं दोस्तों, जिसमें रहता है पहला हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर नंद वंश। उसके बाद आता है मौर्य वंश। नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में हमें कुछ विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए पहला भारत में विदेशी आक्रमण किसका हुआ, तो पहले ईरानियों का हुआ दोस्तों, ना कि यूनानी। फिर हमारे यूनानी यानी कि सिकंदर का आक्रमण होता है। उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के पतन के बाद छोटे-छोटे वंश आते हैं, जिसका हमने देखा है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। विदेशी शासक का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं, तो फिर इस छोटे वंशों के बाद हमें फिर एक छत्र शासन भारत में देखने को मिलता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य का देखने को मिलता है दोस्तों, जिनका काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे ईस्वी आ चुकी है, हमने पहले ही बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में हम एक कॉन्सेप्ट है, इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो आप अभी ये जान लीजिए कि यह सातवाहन वंश में 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक, तो यहाँ पे ईसा पूर्व से ईस्वी में बदल जाता है दोस्तों। तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के भी पतन होने के बाद गुप्त साम्राज्य कुछ छोटे-छोटे भागों में बँटकर रह जाता है, जिसमें हम कुछ छोटे वंशों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे वल्लभी के मैत्रक वंश, कन्नौज के मौर्य वंश, थानेश्वर के पुष्यवती वंश का अध्ययन करेंगे, मगध के परवर्ती गुप्त और वहीं बंगाल के चंद्र वंश, जिसे गौड़ वंश भी कहा जाता है दोस्तों, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसे भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, एमपी चंद्र एमपी, तो हमें कुछ छोटे-छोटे वंश याद रहेंगे, हमें स्मृति में रहेगा कि हमें इनका भी अध्ययन करना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, हमें फिर इतिहास में, प्राचीन इतिहास में संगम काल देखने को मिलता है, जिसमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं कुछ प्रमुख वंश, जैसे चेर वंश, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य का अध्ययन करेंगे। वहीं हम आगे दोस्तों चले तो हमें कुछ अन्य वंश भी देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर वंश के कारकोट, उत्पल और लाहौर वंश, 3 वंश का अध्ययन करें। जैसे इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, KUL यानी कि कुल, कारकोट, उत्पल और लाहौर वंश का अध्ययन करेंगे। दोस्तों फिर आगे चलेंगे, हम कुछ राजपूत वंश देखेंगे। राजपूत वंशों में प्रतिहार, जैसे गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश, इन छोटे-छोटे वंशों का अध्ययन करेंगे। वहीं हम साउथ में चलते हैं और दक्षिण भारत में और भी कुछ वंश होते हैं दोस्तों, जिसमें पल्लव वंश,
चोल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश होते हैं। उसके अलावा भी यादव वंश, काकतीय वंश, गंग वंश, ऐसे 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 2-4 वंश और रहते हैं। इस टाइप से हम देखेंगे कि पूरे प्राचीन इतिहास के अध्ययन में हमें ये मेन चीज़ें देखने को मिलती है और हमें इसी का अध्ययन करना होता है दोस्तों। दोस्तों यह याद करने इसे स्पेशल याद नहीं करना है, बस आपको 3 से 4 बार इसे लिख लेना है ताकि हमको याद रहे कि हमें किसके बाद क्या पढ़ना है और कोई-सी भी चीज़ें छोड़ना नहीं है दोस्तों। हमें हिस्ट्री एक बार पढ़ना है और अच्छे से एक बार उसका अध्ययन करके उसे एक बार ही दिमाग में बिठा लेना है ताकि हम हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को डील कर सकें। दोस्तों अभी हमने पूरी टाइमलाइन को देखा है। हम आगे के वीडियो में बीसी और एडी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ ही अ, अगला वीडियो जो हम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।